प्रेरणा की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ लिया था आवेश के बारे में, अपन ने पढ़ लिया था स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ में आवेशों के गुणधर्म के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो आवेशों के मात्रक, और इसके साथ ही पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आवेशों के मात्रक। तो एक बात तो क्लियर है कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक आया था वो आया था एम्पियर गुणा सेकेंड। ठीक है कि नहीं, मूल मात्रक। अब इसको जो डिस्कवर किया था, जो इसकी खोज की थी, वो खुद भी चाहता था कि उसका भी नाम हो। ऐसे तो उसका नाम कैसे होगा, इसलिए एम्पियर गुणा सेकेंड को ही उसने क्या बोल दिया, कूलॉम बोल दिया। ठीक है, तो यानी कि आवेश जो होता है Q बराबर I गुणा T होता है, जहां पे I तो क्या है अपने पास में धारा है, और T क्या है समय। तो यानी कि मात्रक अगर मैं बात करूंगा तो मात्रक आएगा इसका एम्पियर गुणा सेकेंड। तो एम्पियर गुणा सेकेंड इसका मात्रक ये भी है, लेकिन इसको जो डिस्कवर किया था, जो इसका फेमस मात्रक है, वो है कूलॉम, जिसको अपन C से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, कूलॉम। ये हुआ इसका मात्रक। अब एक इसके साथ ही अपन ने एक क्वेश्चन किया था, एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने को पता था कि उसका आंसर आया था 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके साथ ही अपन ने देखा था कि जो आवेश का जो मात्रक है कूलॉम, वो बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रक है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ छोटे मात्रक काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो मात्रक जिस हिसाब से अपने को जरूरत पड़ेगी उसको उसी हिसाब से अपन काम में लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक मात्रक ही सब जगह पे अपन लागू कर सकते हैं, इसी प्रकार से अपन ऐसा करेंगे। तो कूलॉम जो है आवेश का बड़ा मात्रक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ अन्य मात्रक काम में लेते हैं, कुछ अन्य मात्रक जो कि छोटे मात्रक हो। कुछ अन्य मात्रक के अंदर पहला मात्रक आ जाता है एक मिली कूलॉम। जैसा कि अपन जानते हैं यहाँ पे ये क्या है, मिली है, तो मिली का मतलब कितना हुआ, 10 की घात माइनस का 3 कूलॉम। ऐसा ही है अपने पास में, ये तो पहला है, और ये दूसरा ले रहे हैं अपन माइक्रो कूलॉम। एक माइक्रो कूलॉम जो कि होता है 10 की घात माइनस का 6 कूलॉम। तीसरा लेते हैं अपन एक नैनो कूलॉम, 10 की घात माइनस का 9 कूलॉम। ऐसे ही अपन लेते हैं चौथा, जो कि होता है एक पिको कूलॉम, जो कि होता है 10 की घात माइनस का 12 कूलॉम। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो मात्रक है सारे इससे क्या है, छोटे हैं। ज्यादातर जो हम काम में लेते हैं माइक्रो वाला बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, नैनो और पिको भी अपन काम में ले सकते हैं, कूलॉम अपन न के बराबर काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा मात्रक है, इसको रखना ही पॉसिबल नहीं है। मैं एक ये बात बोलूंगा कि मतलब एक पूरी पृथ्वी का आवेश भी है, क्या है, एक कूलॉम नहीं है, तो कितना अजीब सा लगेगा अपने को। यानी कि ये अपने पास में ये चीज है। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि कुछ अन्य मात्रक। अब ये तो क्या है, एमकेएस मात्रक हैं, सारे के सारे जो मात्रक हैं कैसे हैं, एमकेएस है, जो कि हमारी पद्धति है, एमकेएस पद्धति। तो अब कुछ और मात्रक, सीजीएस मात्रक भी अपन देख सकते हैं। तो सीजीएस मात्रक अपन देखेंगे। सीजीएस मात्रक कौन से होंगे, हम जानते हैं कि 3 पद्धतियां निकाली गई हैं मात्रकों की, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सीजीएस मात्रक की बात कर रहे हैं। तो सीजीएस जो इसका मात्रक है वो भी दो होते हैं। वो भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है ईएमयू, एक होता है ईएसयू। ऐसा क्यों है, पहली बहुत अजीब राशि है ये, मतलब सीजीएस मात्रक ज्यादातर के एक ही हुआ करता है, लेकिन इसके 2 है, क्योंकि ये 2 प्रभाव को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। विद्युतीय प्रभाव को भी प्रदर्शित कर रही है और चुंबकीय प्रभाव को भी प्रदर्शित कर रही है। ये चीज आपको बहुत ही रेयर मिलेगी, किसी बुक में तो लगभग न के बराबर मिलती है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। इसका जो सीजीएस मात्रक है, एक सीजीएस के अंदर मैं पहले लेता हूं ईएसयू, जिसको अपन बोलते हैं
स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका जो मान होता है वो होता है 1/3 गुणा 10⁹ कूलम। ठीक है कि नहीं? तो ये होता है इसका मात्रक। तो अब इसको जो बोला जाता है, इसको जो डिस्कवर किया था वो फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन ने। तो फ्रैंकलिन इसका अन्य मात्रक है। ये क्या है? इसको फ्रैंकलिन भी बोल दिया जाता है। एक ESU को क्या बोला जाता है? फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। क्लियर बात? तो यहां पे अपन ने इसको देखा। अब इसके बाद में अपन देख रहे हैं इसका जो अन्य मात्रक वो क्या है? EMU, जो चुंबकीय मात्रक है वो कितना होगा? तो एक EMU जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? EMU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्लियर है? तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है। हम चाहें तो EMU और ESU के अंदर क्या कर सकते हैं? अपन रिलेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन भी अपन निकाल सकते हैं। दोनों के अंदर रिलेशन अगर मैं निकालूं, रिलेशन निकालें तो हम जानते हैं एक ESU बराबर कितना होता है? 1/3 गुणा 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 9 कूलम। और जबकि एक EMU कितना होता है? 10 कूलम। तो हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं आपस में। समीकरण 2/1, यानी कि इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, दोनों में रिलेशन निकालना है तो 2/1 कर दूं तो कितना आएगा? EMU बटे ESU। EMU का जो मान आता है कितना आएगा? 10/3 गुणा 10⁻9। कूलम से कूलम तो कट गया, यानी कि यहां से कट जाता है 10⁸, यानी कि ये दोनों के अंदर रिलेशन आ जाता है। यानी कि ESU बराबर, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो ESU बराबर कितना आएगा? 3 गुणा 10⁸ EMU। ये एक रिलेशन भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये अपन ने देखा। एक चीज और देख लेते हैं अपन, आवेशों का जो सबसे बड़ा मात्रक है उसके बारे में अपन बात देख लेते हैं। आवेशों का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। ध्यान रखना है, फेराडे न कि फेराड। ठीक है कि फेराडे, जो कि होता है 96,500 कूलम, जो कि सब कुछ इमेजिनरी है। यानी कि 1 कूलम लेना ही अपने लिए भारी पड़ रहा है, तो इतना कहां से लेंगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ बनाने वाला काम कर दिया फेराडे ने, लेकिन क्या कर सकते हैं, सहना पड़ेगा अपने को। तो ये अपन ने देख लिया। तो ये हो गए अपने पास में आवेशों के मात्रक। ठीक है कि नहीं? अब अपन देख रहे हैं आवेशन की विधियां, वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। तो आप इसको पॉज करके यहीं पे देख सकते हैं और इसको उतार सकते हैं। ठीक है? अब देखने वाले हैं अपन आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। आवेशन की विधियों से क्या मतलब है कि वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। आवेशित का मतलब वस्तु के ऊपर ये जो गुण आता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो किस प्रकार से आता है वो अपन देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं घर्षण विधि की। घर्षण विधि घर्षण विधि का मतलब क्या है कि
जब अब हम क्या करते हैं, अपन ने सबसे पहले जो आवेश को समझा है, आवेशन का जो प्रकार तरीका समझा था अपन ने, आवेशन का जो कारण समझा था, वो एक ही तरीके से समझा था घर्षण विधि से, जो कि अपने लिए बहुत सूटेबल था, बहुत अच्छे से अपन इसको देख सकते हैं क्योंकि घरेलू प्रयोग है उसका, ठीक है कि नहीं। अब घर्षण के अंदर क्या किया जाता है, हमने देखा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तो घर्षण करने से क्या होगा, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा जो है बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो ऊष्मा को ग्रहण करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। जिसके कारण एक वस्तु के ऊपर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है और एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, और जिस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसके ऊपर तो धनात्मक आवेश आता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो क्या हुआ, ये आवेशित हो गई वस्तु, पहले उदासीन थी दोनों, अब क्या हो गई, आवेशित। वापस बता देते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि एक लेते हैं, ये ए, ये लिया अपन ने बी परमाणु, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। तो क्या किया जाता है, इसको आपस में घर्षित किया जाता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए, 22 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये चीज अपन ने पढ़ी। तो इसके ऊपर तो क्या हुआ, धनात्मक आवेश आएगा, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है। अब एक बात, हमें अभी भी ये पता नहीं चला है कि ए से बी में ही जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन है ए से बी में जाएंगे या बी से ए में जाएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूं, अभी आगे नहीं दिक्कत करेगा। ये होता है कार्यफलन की वजह से, ठीक है। कार्यफलन क्या होता है, किसी पदार्थ का गुणधर्म होता है ऐसा, ठीक है कि नहीं, कि जिससे कार्यफलन क्या होती है, एक उसको ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता होती है। कोई वस्तु है, कोई वस्तु को एक न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता है, जिससे वह ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर त्याग देता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि एक व्यक्ति है अपने पास में, उसके ऊपर 2 व्यक्ति ले लिए, एक मैं ले लिया, एक और दूसरा व्यक्ति है बी। मेरे ऊपर जो कर्जा है वो कितना है, 40 किलो, ठीक है, 40,000 रुपए मेरे लोग मांगते हैं। इसी प्रकार से बी है, उसके ऊपर कितना है, 50,000 रुपए लोग मांगते हैं। तो मैं कर्ज मुक्त कब हो सकता हूं, मैं फ्री कब हो सकता हूं, जब कोई क्या हो जाए, मेरे पास 40,000 रुपए आ जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगा, उदासीन हो जाऊंगा। इसी प्रकार से अगर बी के पास 50,000 रुपए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी उदासीन हो जाएगा। यानी कि कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे क्या किया जाता है कि वस्तु जो है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती है, वो फ्री हो जाते हैं। तो यानी कि जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा होगा उसके क्या चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तथा जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उसको ऊर्जा क्या चाहिए, कम चाहिए। यानी कि जिसका कार्यफलन ज्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं, घर्षित करने से जिसके इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लिया कि ये ए है और ये बी है, तो मान लेता हूं कि ये ए है और ये बी है, और इसकी जो ऊर्जा है वो, इसका कार्यफलन कम है। ध्यान से समझ लेना इस बात को, इसका कार्यफलन क्या है, कम है। तो वस्तु जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा अधिक कार्यफलन वाली वस्तु से कम कार्यफलन वाली वस्तु में आएंगे। आती है बात समझ में? तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। यानी कि उल्टा बता दिया शायद मैंने, यानी कि जो कार्यफलन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, यानी कि वस्तु इलेक्ट्रॉन जो कौन ग्रहण करेगा, जिसका कार्यफलन अधिक है। आती है बात समझ में? और भी ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी, ये थोड़ा सा मैं आपको नोट करवा के नोट्स में दे दूंगा, और ये ज्यादा क्लियर होगी जब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तब जाके ज्यादा क्लियर होता है। अभी तक को अपने को इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो ये हुआ घर्षण विधि। उसके बाद में आती है चालन विधि। चालन विधि, तो चालन विधि क्या होती है अपने पास में? चालन विधि एक ऐसी विधि है, यानी कि जब दो वस्तुओं को क्या कर रहे हैं अपन, आवेशित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जब दो वस्तुओं को संपर्कित किया जाता है या फिर किसी तार से जोड़ दिया जाता है, तो मान लेते हैं अपन दो वस्तु है, ए वस्तु है ये, बी वस्तु है,
ठीक है, ये दोनों उदासीन है। तो एक ये उदासीन है, इसके ऊपर मैंने मान लिया कि 10 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया। क्या दे दिया? 10 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया। तो ये अब बी कैसे आवेशित करूं मैं? तो क्या किया जाता है, या तो इसको संपर्क में रखा जाएगा या फिर इसको तार से जोड़ दिया जाता है। तो तार से जोड़ेंगे तो क्या होता है, अपने पास में आवेश जो है एक वस्तु से बी वस्तु की ओर जाएगा, जो कि विद्युत विभव के अंतर के कारण जाता है, जो कि 3rd चैप्टर में अपने को पता चलता है। लेकिन वैसे ही उसका स्थानांतरण होता है जैसे कि किसका होता है, ऊर्जा का होता है, यानी कि अधिक से न्यूनतम की ओर जाएगा। और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के ऊपर आवेश का मान समान नहीं हो जाए। यानी कि इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम आवेश, और इसके ऊपर भी कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम आवेश। तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन ये तभी ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का आकार समान है, दोनों की प्रकृति समान है। अगर दोनों का आकार अलग अलग है तो ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर भी 5 आए, इसके ऊपर भी 5 आए। ये विभव पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? विभव पे। ठीक है कि नहीं? लेकिन अपने जो कंडीशन क्या है, दोनों समान की है, इसलिए अपन ने ऐसा किया। ठीक है, एक कंडीशन थी। ऐसा ही अगर मैं क्या करूं, दोनों का मटेरियल अलग अलग हो, एक चांदी का हो एक सोने का हो, तो भी दोनों का आकार समान है लेकिन एक उनका मटेरियल सेम है, तो भी ये आवश्यक नहीं है कि दोनों के ऊपर जो आवेश का मान समान आएगा, ये भी अलग अलग ही होगा, क्योंकि आवेश ग्रहण की क्षमता जो है दोनों की अलग अलग होगी, विभव का मान दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा क्या, चालन विधि। इसका अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 1। तो मान लेते हैं अपन कि अपने पास में क्या है, एक चालक गोला है ए, एक गोला है बी, एक गोला है सी। ठीक है बात। इसको मैंने दिया 10 माइक्रोकूलम, इसको मैंने दिया -20 माइक्रोकूलम, और इसको दिया 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, तीनों का आकार समान है, प्रकृति समान है। आकार का मतलब साइज सेम है, और प्रकृति मतलब तीनों अगर लोहे के हैं तो एक लोहे का है तो तीनों ही लोहे के ही है, लेकिन चालक गोले, अचालक नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, मान लिया मैंने क्या किया, पहले ए को बी से कनेक्ट किया, फिर इसी ए को उठा के मैंने सी से कनेक्ट कर दिया। तो बताइए ए पर, बी पर और सी पर कितना आवेश होगा। ठीक है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, पहले तो ए से बी को टच किया, मैंने क्या किया, ए बी और सी तीनों रखे हुए हैं, तो मैंने इसको पकड़ के इसको इससे टच कर दिया। तो आवेश क्या हो जाएगा, आधा आधा। ठीक है, तो 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, तो कितना बचा, -10। ठीक है कि नहीं, -10 माइक्रोकूलम। ये -10 क्या होगा, दोनों पर आधा आधा विभाजित होगा, यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा, इसको टच करने के बाद में -5 माइक्रोकूलम, ये भी -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसी को मैंने क्या किया, इसी को टच किया है इससे। ठीक है कि नहीं? तो यहां से इसको टच किया, ये तो कितना होगा, -5 का 5 रहेगा, लेकिन ये -5 और ये कितना है, 50 है। तो कितना बचा, ये पूरा बच गया 45 माइक्रोकूलम, और 45 को अपन आधे आधे में विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा, 22.5। यानी कि यहाँ पे इसका जो आवेश आएगा कितना आएगा, 22.5 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर भी आवेश कितना आएगा, 22.5 माइक्रोकूलम। ठीक है बात। तो यानी कि ये चीजें अपने को पता चलती है। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या किया, आवेशन को देख लिया है। अगर इनका आकार अलग अलग होता तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है कि नहीं, उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 12th में अपने इसी लेवल के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अगला अपना तीसरा विधि, जो कि है विद्युत प्रेरण विधि। विद्युत प्रेरण विधि। विद्युत जो प्रेरण विधि है, ये कौन सी विधि है, एक अनोखी विधि है। ठीक है कि नहीं, ये बहुत यूनिक सी है विधि। तो एक एग्जाम क्वेश्चन में पूछता हूँ आप लोगों से। हमने क्या किया कि एक स्केल ली, और स्केल को मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन ने जो बात की थी, एक स्केल ली और उसको अपन ने क्या किया, बालों से घिसा था। ठीक है कि नहीं? अब बालों से घिसा और उसको मैं मिट्टी के कणों के पास लेके जाता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाता हूँ, तो क्या होता है, वो चिपकते हैं। एक बात तो ठीक है कि घर्षण किसको किया अपन ने, स्केल को किया। ठीक है, तो स्केल पे आवेश आना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या अपन ने कागज के टुकड़ों को भी घिसा, उसके ऊपर आवेश क्यों आया? अरे कमाल की बात यह है कि आवेश
तो स्केल पे आना चाहिए, उसको तो घिसा अपन ने, लेकिन टुकड़ों पे कैसे आ गया? टुकड़े क्यों आकर्षित हो रहे हैं? ये बहुत ही भयंकर बात थी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को आवेशित नहीं किया फिर भी वो आवेशित हो सकती है, यानी कि बिना टच किए हुए हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो कितना भयंकर है। इसका मतलब ऐसा है कि किसी तार को तुम बिना टच किए हुए भी तुम्हारे करंट आ सकता है। समझे नहीं? क्या सुना तुमने? तुम सोचते हो कि हाथ, अपन क्या कर सकते हैं, तार के हाथ लगाएंगे तो ही करंट आता है, लेकिन तार को बिना टच किए हुए भी अपने करंट आ सकता है। ठीक है कि नहीं? हवा में के अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है, इस वजह से अपने को इस चीज का पता नहीं लग पाता है। ठीक है कि नहीं? तो यानी कि क्या हुआ, विद्युत प्रेरण एक ऐसी विधि है जो कि क्या करती है कि वस्तु को बिना संपर्कित किए हुए ही उसको आवेशित कर देती है। उसी विधि को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत प्रेरण विधि कहते हैं। अब कैसे काम करती है ये हम देखते हैं। तो मान लिया अपने पास में एक चालक पट्टिका ले लिया अपन ने, चालक पट्टिका ए, ये अपन ने ले ली बी पट्टिका, यहां पे ले ली, ये बी पट्टिका अपन ने ले ली, बहुत दूरी पर स्थित है, और इसको अपन ने आवेश दे दिया कितना? प्लस का 2 माइक्रोकूलम। अब इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ, अब कई लोगों के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है ये, वो सोचते हैं कि सर प्लस का 2 माइक्रोकूलम अपन ने आवेश दे दिया, मतलब प्रोटॉन दे दिए अपन ने। प्रोटॉन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्या किया? धनात्मक आवेश देने के लिए इलेक्ट्रॉनों को मैं निकाल लूंगा, इससे निकाल लिए मैंने इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या किया अपन ने? 2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया इसको। ठीक है, इसको 2 माइक्रोकूलम आवेश दिया अपन ने, कितना भी मान लिया, इसको दिया Q आवेश दे दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूर है। स्केल को मैंने क्या किया? घिसा, और इतनी दूर से ही मैं क्या कर रहा हूं? कागज के टुकड़ों को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पास लेके आता हूं, पास लेके आते हैं, अगर यहां लेके आते हैं तो क्या होता है? ये आकर्षित होने लग जाता है। पास लाने से आकर्षित क्यों होगा ये? क्योंकि यहां पे बाहरी दिशा में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर, क्योंकि अपने को पता है कि परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आकर्षण के कारण इस दिशा में आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और जबकि जो नाभिक है बीच में रहता है वो थोड़ा सा इधर खिसक जाता है। नाभिक क्या हो गया? अपनी जगह से इधर खिसक जाता है, और यहां पे क्या आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है कि नहीं? यानी कि अब देखो, वस्तु अब भी ये उदासीन है, मुझे क्या करना है? बी को क्या करना है? आवेशित करना है। पहले भी उदासीन थी, अब भी ये उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि जितना ऋणात्मक है उतना धनात्मक है। अभी तक तो अपन ने क्या किया है? ऋणात्मक को एक साइड में लेके आए हैं, धनात्मक को एक साइड में लेके आए, लेकिन जितना है उतना का उतना ही तो है टोटल, यानी कि कितना हुआ? 0। लेकिन अब मैं इसको भू संपर्कित कर दूं, अब मैं इसको भू संपर्कित कर दूं, तो भू संपर्कित करने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस धनात्मक के कारण तो यहीं पे रहेंगे, जबकि ये जो धनात्मक आवेश है वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर। वापस वही बात, धनात्मक पृथ्वी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन अंदर नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं, अर्थिंग करने से। तो ये बात थोड़ी सी डीप है, समझना थोड़ा सा अच्छा रहता है, अच्छा लगता है कि सर ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपन अर्थिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, यहां से चीजें पता चलती है अपने। ठीक है कि नहीं? यानी कि यहां पे क्या बचता है? ऋणात्मक आवेश। अब ये जो ऋणात्मक आवेश है इसको दूर लेके चला गया, तो आवेशों का गुणधर्म होता है कि ये जहां पे भी दिए जाते हैं एक साइड में है तो अपने आप दूसरी साइड में चले जाते हैं चालक के अंदर। तो यहां पे अपने आप इस प्रकार से ये आवेश आ जाता है। तो अपन ने क्या किया? किसी वस्तु को बिना टच किए हुए क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। यही इसकी कमाल बात है। ठीक है कि नहीं? तो ये हुआ इसका कमाल। अब बात देखते हैं अपन, कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड, वो अपने को देखने हैं। तो वो एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आज की क्लास को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब वो पॉइंट क्या है? देखो, वो पॉइंट है अपने पास में कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है,
उसका पता हम देख के तो लगा नहीं सकते, गुण है। मान लिया किसी व्यक्ति को आपने देखा तो आप बता सकते हो क्या कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है? आपको क्या पता चलेगा? उसके बोलने से, उसके व्यवहार से पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, देख के तो अपन पता नहीं लगा सकते, ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि किसी वस्तु, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं आवेशित है, ये अपन पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो पदार्थ का क्या है, गुण है। ठीक है कि नहीं? तो मान लेते हैं अपन, तो वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, ये अपन देखने वाले, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेता हूं कि अपने पास में एक ए वस्तु है और ये मान लिया बी वस्तु है। ठीक है कि नहीं? अब अगर मैं क्या करता हूं, ए वस्तु धनात्मक है, ये तो अपन ने खुद ने किया है, धनात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब बी के ऊपर क्या आवेश है अपने को पता नहीं है। अगर मैं क्या करता हूं, ए को बी के पास लेके जा रहा हूं, अगर बी जो है ए की ओर आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बी के ऊपर ऋणात्मक आवेश है? यह कहना तो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? ये एक बात तो सही है कि ऋणात्मक आवेश धनात्मक को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, परंतु जब ये क्या हो उदासीन हो, तो इस साइड में तो ऋणात्मक आ जाएगा, इस साइड में धनात्मक, और ऋणात्मक पास में है, धनात्मक के क्या है, ऋणात्मक पास में है, तो आकर्षण बल तो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जबकि प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि ये वस्तु अगर उदासीन है या फिर इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो भी क्या करेगी, ये आकर्षित ही करेगी। ठीक है कि नहीं? अगर मैं ए के ऊपर क्या कर दूं, ऋणात्मक कर दूं, अब मैं क्या करता हूं, ए के ऊपर ऋणात्मक कर दूं, तो बी पर अब मैं देखता हूं, अब बी अगर यहां पे ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ये दूर भागेगा, प्रतिकर्षित होगा। अब उदासीन हुआ तो वापस ये इधर ही जाएगा, उदासीन होगा तो ऐसा का ऐसा ही जाएगा। यानी कि इससे क्या पता चलता है, अपने को आकर्षित हो रहा है तो उससे कुछ चीज पता नहीं चलती कि ये आवेशित है या नहीं है, क्योंकि उदासीन वस्तु को भी आवेशित करता है जो है, और विपरीत वस्तु को भी, विपरीत आवेश होता है उसको भी आकर्षित करता है। परंतु प्रतिकर्षण तो तभी होगा जब दोनों के ऊपर क्या हो, समान आवेश हो। यानी कि किसी वस्तु के आवेशन होने का पता कैसे चलता है, प्रतिकर्षण से पता चलता है। यानी कि प्रतिकर्षण ही क्या है, अपने पास में किसी वस्तु के आवेशित होने का प्रमाण है। क्लियर बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।